नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर सियासी पार्टियां अपने अपने दमखम दिखा रही हैं, तो वहीं हमारे साथ और लोगों की भी क्या भावनाएं हैं, क्या मुहिम है, उसको लेकर आज हमारे साथ पूना से आए हुए व्यक्ति हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं कि वो इस चुनाव में क्या मुद्दे लेके आए हैं और क्या विचार हैं उनके। सर मेरा नाम जो है चंद्रकांत सहारकर है। मैं पूना में जिस ऑफिस से कांशीराम जी रिटायर हुआ था उसी ऑफिस में 30 साल नौकरी किया और उसके बाद में मैं 18 में रिटायर्ड हुआ। उसके बाद में मैंने यूट्यूब से पूरा 2000 साल का पढ़ाई की और उसके बाद में 20 से मैं ये जो ईवीएम हटाओ मुहिम है, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है उनके साथ जुड़ा मैं। और उसके बाद में मैंने जैसे 24 जनवरी में एक पीडीएफ जो बनाया जिसका नाम है 3% लोगों ने आरएसएस मनुवादी लोगों ने 90% लोगों के ऊपर लोकशाही के नाम पे चलाए गए हुकुमशाही, ये पूरे दिल्ली में वायरल हुआ और उसी का वीडियो सभी तरफ चला गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। देखिए, हमारे कई संतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, समाज सुधारकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और देखिए भाई साहब, हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन आज़ादी की स्वातंत्र मिलाने के लिए एक इंसान ने, जो महात्मा गांधी जी थे, उनके आवाज़ के ऊपर 42 में उन्होंने अपनी कुर्बानी तक दे दी। और देखिए भाई साहब, उसके बाद में बाबा साहब को इन्होंने संसद के इसमें नहीं भेजने दिया, संविधान पीठ में। उसके बाद में जोगेंद्र मंडल साहब जो थे उन्होंने अपना रिजाइन किया और वहाँ के मुस्लिम लोगों ने और आदिवासी लोगों ने उनको चुन के लाया। उसके बाद में देखिए बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 19 दिन में संविधान बनाया और वो 26 नवंबर 1949 को बनाया। लेकिन देखिए, जिस महात्मा ने अपने स्वातंत्र मिलाने अपने प्राण अपने इसके लिए वो ये कर दी, उन्हीं को भी इन लोगों ने, जो हजारों सालों से हमारे पास हमारे देश में आए हुए, और ये लोग मनुस्मृति बना के हमारा शोषण कर रहे हैं। और देखिए भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो बाबा साहब और शाहू महाराज के जो नॉलेज थे उससे इन्होंने डर गए और इन्होंने 25 में कसम खाई कि हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। हिंदू राष्ट्र है जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर है, वो जो बोलेगा करना है। बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि हम आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? और आज देश तो आज़ाद है, लेकिन आप तीसरी लड़ाई किस विषय में कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए भाई साहब, हमारे देश में डेमोक्रेसी 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई और देखिए उसके 4 स्तंभ है। उसके पहला स्तंभ है कारपोरेटर, उसके बाद में जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। अभी देखिए उसके बाद में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और प्रेम। और उसके बाद में देखिए बाबा साहब ने हमें एक मत का जो अधिकार है वो देने के लिए कई लोगों ने विरोध किया, वो हमें स्वाभिमान से जीने के लिए दिया है। उसका मतलब है स्वाभिमान हमारे शिवाजी महाराज ने पढ़ाया और बाबा साहब ने दिया। स्वाभिमान का मतलब होता है कि हजारों सालों तक हमें पढ़ाई नहीं थी, आपको पढ़ाई, उसके बाद में पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ ये मिलना चाहिए, क्योंकि 100% लोग जो टैक्स भरते हैं उसी से हमारा देश चलता है। अच्छा, आप रामपुर आए हैं, रामपुर आने का क्या उद्देश्य है और किस विषय को लेकर रामपुर आए और किसके साथ आए? देखिए भाई साहब, मैं फरवरी महीने में पुणे से, मुझे जो लोग ईवीएम के हटाओ केस में उन लोगों से 20 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन लोगों ने देखिए मुझे जनवरी महीने में ये किया, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ की वजह से मैं जो ठंडी का मौसम है इसलिए मैं फरवरी में आया और एक पीडीएफ भी बनाया, मैंने आपको बताया। और उसके बाद में इन लोगों ने बुला के मैं 20 दिन में इतना इनके साथ मिलके पूरा मेरे वीडियो सोशल मीडिया का ये वो सब करके, और उसके बाद में मुझे प्राचार्य साहब ने इसके लिए बुलाया है कि भाई साहब आप आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। अभी मैं संविधान के स्वतंत्र होने के बाद में किस तरह से हमारे देश में क्या क्या हुआ वो मैं बताना चाहता हूँ। 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और ओबीसी के लिए जो काले था उसके लिए रिजाइन कर दिया। अब 52 में जब हमारा इलेक्शन हुआ उस टाइम में SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो बेचारे उनके पीए कौन हो गए जिन्होंने कसम खाई है 25 में कि हम लोग 100 साल में हिंदू राष्ट्र करेंगे, वही हो गए और मिनिस्टर भी हो गए। और देखिए भाई साहब, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब चले गए। और उसके बाद में देखिए आज मैं बताना चाहता हूँ, जो चारों अधिकार है, चारों अधिकार इन्हीं के पास है। कारपोरेट सेक्टर में 5% लोगों के हाथ में
95% पैसा और प्रॉपर्टी सब कुछ है। जुडिशरी में 100% लोग वही बैठे हुए और उसके बाद में देखिए ब्यूरोक्रेसी में 90% वो है। और उसके बाद में सिलेबस बनाने वाले को बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे यहाँ जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज हो गए, उनको इन्होंने मारा और कहते हैं पुष्पक विमान से चले गए। उसके बाद में देखिए शिवाजी महाराज का गुरु ये जो था ये तुकाराम महाराज थे, लेकिन पढ़ाने के बाद में क्या बताते रामदास स्वामी, और उनका लड़के का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने 12 ग्रंथ लिखे और एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। उनको देखो 32वें साल में इन्होंने 32 टुकड़े किए, कपट बुद्धि से पकड़ गए। और उसके बाद में पुरा के जो ब्राह्मण है ये गुड़ी पाड़वा बनाते, वो जो ऊपर में लोटा जो रहता है वो है लोटा है ना संभाजी महाराज का सर होता है, उसी खुशी में मनाते। उसके बाद में देखिए पहली स्त्री जिन्होंने स्कूल निकाली 1848 को, ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा संघ ने मदद की और क्या पढ़ाते सरस्वती करके। और इस तरह से हम पढ़ने के बाद में भी देखिए रिटर्न में पास होते हैं तो हमारा परसेंटेज वही लोग लेते हैं। उसके बाद में देखिए मरने के बाद में कितने जाना वही बताते। अभी 3 क्वेश्चन मैं इनको पूछना चाहता हूँ। ये जो बोलते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, हम इससे, तो मुझे वर्ल्ड के अंदर में बताइए ऐसी कोई स्त्री और ऐसा कोई पुरुष पैदा हुआ है क्या? अभी उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ दूसरे जो ब्लैक लोग लेके काला और गोरा ऐसा भेदभाव है हमारे देश में। लेकिन बताइए कि हम पैदा होते सब लोग महिलाओं के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन देखिए भाई साहब ये लोग हमें पैदा होती हमारी जातियाँ पशु पक्षी सुअर की होती है। और उसके बाद में देखिए हमें जीने के लिए 3 चीज़ की जरूरत होती है, वो है अन्न वस्त्र निवारा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते 5 किलो से हम लोग 80 करोड़ जिंदा है। ये 80 करोड़ लोग जो है ये गांव में घूमने वाले पशु पक्षी है और बाकी जो लोग हैं हम लोग पालतू है, क्योंकि एक ये देखिए पालतू है। और उसके बाद में देखिए कि हम लोग को 75 साल में एक घर मिला है और 2 टाइम की रोटी मिली है। और उसके बाद में देखिए बाबा साहब के नॉलेज से पूरा रामपुर आए हैं, रामपुर क्या बाबा साहब के नॉलेज से देखो दुनिया उनका स्टडी करके नॉलेज वो लोग आगे जा रहे। और हमें जो स्वाभिमान से जिन्हें एक मत का अधिकार दिया था वो ईवीएम में पैक किया है। और देखिए 4 डायरेक्टर इनके बनाने वाले हैं, उसके बाद में प्रोग्रामिंग करने वाले यही लोग हैं, और उसके बाद में इलेक्शन डेट 5-5 7 में यही लोग हैं। और उसके बाद में देखिए काउंटिंग करने वाले ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRF और पुलिस के बंदूक के टोक के ऊपर ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। रामपुर में प्राचा जी चुनाव लड़ रहे हैं और आप उन्हें कैसे सपोर्ट करेंगे? सर देखिए मैं जो ईवीएम हटाओ मुहिम है इनके साथ मैं 2020 से जुड़ा हुआ हूँ और फरवरी 13 तारीख को मैं पुणे से दिल्ली आया था। उस टाइम में हमारे सब जो ग्रुप थे उसमें मेरे कई वीडियोज भी है और हम लोग जुड़ गए। अभी हम प्राचा साहब ने बोला है कि आप रामपुर आना चाहिए, इसलिए मैं कल ही रात में यहाँ पहुँचा हूँ और अभी मैं उनके सपोर्ट के लिए ये जो भी चाहिए वो मैं देने वाला हूँ। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जितना मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किया और अंग्रेज़ों की वजह से हमें संविधान मिला, लेकिन इंडिपेंडेंट मिलने के बाद में इन्होंने जो क्या क्या अत्याचार किया मैं आपको अभी एक एक गिना के देने वाला हूँ। क्या अत्याचार की? जैसे हाँ देखिए सबसे पहले OBC के 52% लोगों के हमारे प्राणियों की गिनती होती है, लेकिन उनकी गिनती नहीं कर रहे। विचारों को 75 साल हो गया, उनको कोई ये नहीं अधिकार नहीं मिल रहा है, ना रिजर्वेशन मिल रहा है, जो भागीदारी है उसमें कोई हिस्सा मिल रहा है। उसके बाद में देखिए मेरे महाराष्ट्र में आदिवासी की 33 जातियों के लिए सन 1962 से कत्लखाना खोल के अत्याचार कर रहे। उसमें देखिए नवंबर 94 में हमारे भाई गोंड गोवारी भाई का 114 लोग शहीद हो गए। उसके बाद में देखिए जज लोया को इन्होंने मारा गया है। ये निरंजन टकले लोकमत प्रेस के ऑडिटर है, उन्होंने लिखा है। हेमंत करकर है, उनको मारा गया है प्लानिंग से। ये कमिश्नर जो श्राप साहब है कोल्हापुर है, उन्होंने बुक्स लिखे हैं, खुलेआम बता रहे। उसके बाद में देखिए मेरे भाई लोग जो खेती वाले भाई लोग हैं वो 2020 में बाहर निकले। देखिए 14 महीने रहे धूप में, बारिश में, ठंड में, और उनको न्याय नहीं मिला, वो उनका कायदा वापस लिया। लेकिन उसके बाद में देखिए अभी जो निकले हुए उनको जैसे कि दुश्मन है उसके लिए दीवार बना दी, खिले गाड़ दी और उनको देशद्रोही और उसको खालिस्तानी कहते हैं। उसके बाद में देखिए भाई साहब कि इन्होंने मेरी बेटी, मैं ट्राइबल स्टेट से आता हूँ, मणिपुर में उनके कपड़े उतार के घुमाया, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकला। उसके बाद में हाथरस बेटी को देखिए इन्होंने बलात्कार करके जला दिया, किसी के मुंह से आवाज़ निकला, और उसकी जो एडवोकेट थी वो देखिए कहाँ चली गई। उसके बाद में देखिए रितु सिंह जी, डॉक्टर रितु सिंह जी जो 5-6 महीने से बैठे अधिकारी, उन्हीं को जेल में डाल देते हैं। और इस तरह से
कई इन्होंने अत्याचार किए, कई लोगों को मार दिया है। और देखिए 2019 में हमारे 45 बच्चों के बॉम्ब स्फोट से उड़ा दिया, वो SC ST OBC थे, क्योंकि हम लोग जनवरी समझते ये लोग। और उसके बाद में देखिए भाई साहब, ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं। अभी मैं आपको इनकी कौन लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं? हाँ देखो, जो लोग हमारे ऊपर 5000 साल से अत्याचार कर रहे हैं मनुस्मृति बना के, और 90% लोगों की 7000 जातियां बना के, वही लोग आज राज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी 1925 में बाबा साहब के नॉलेज देख के, वही लोग ये कर रहे हैं। और उसके बाद में आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, ये देखिए कि पार्लियामेंट में बीजेपी के खासदार ने दो बच्चों को भगाया, वहां पे भेजा पार्लियामेंट में, और इन्होंने उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं की। और देखिए 146 लोगों को बाहर निकाला, और क्या कहते हैं भाई साहब, ये लोग जो भी हमारे अगेंस्ट में बात करेगा, फाइनेंशियल ब्यूरो गवर्नमेंट 9 महीना विदाउट जमानत से जेल में डालेंगे। मैं इनको कहता हूं, जेल में नहीं, आप फांसी पे लटका के दो। उसके बाद में देखिए अमित शाह जी जो कहते हैं CC NRC में वो खुद बोलते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारी, उसके बाद में हमें गरीब जो है बैकवर्ड का, उनको वोटिंग का अधिकार छीन के उन्होंने जेल कैंप बना हुआ रखने के लिए। और उसके बाद में अमित शाह जी कहते हैं हम लंका से आदमी लाएंगे, हम पाकिस्तान से लाएंगे, और हम श्रीलंका से लाए। मैं इनको पूछना चाहता हूं, आप लोग 5000 साल से आके, और इंडिपेंडेंट के बाद में 75 साल हो गए, आप बताइए को ये लोग 2-3% लोग हमें बंदूक के टोक के ऊपर, पावर के टोक के ऊपर फिर से गुलाम बनाना चाहता है। मैं अभी 90% लोग SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई कंट्री है क्या 21वीं सदी में? आज देखिए 3% लोग 90% लोगों के ऊपर अत्याचार करके उसको गुलाम बनाने के लिए राज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट लोग, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन जो वर्ल्ड का है उसके ऊपर एक लिखिए, और देखिए जिन लोगों को संकल से बांध के लेके आया अमेरिका ने, उनको भी उन्होंने, ओबामा साहब जो है वो वहां से आए हुए थे, उनको भी उन्होंने प्रेसिडेंट माना, क्योंकि मानवतावादी है। आज देखिए भाई साहब, कोई भी नहीं है इतना अत्याचार, ये हमें शोषण करना चाहते हैं। इसलिए मेरे बैकवर्ड क्लास के लोगों, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है। जो हमारे अनपढ़ लोगों ने स्वातंत्र के लिए क्रांति कर दी, अभी हम लोगों को भी आना चाहिए। नहीं तो हमारी जो कौम है, अभी मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, हमारे बहू प्रेग्नेंट है, वो गुलाम बन के निकलने वाले है। हमें देखिए कि बाबा साहब ने बोला हुआ है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो। और बाबा साहब ने पहले बोला था, संविधान का इंप्लीमेंटेशन करने वाले लोग अगर बेईमान हो गए तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अभी भी मैं सभी को बताना चाहता हूं, बैकवर्ड लोगों रास्ते पे उतरो। और ये आजादी की मेरा स्लोगन है, UPM इज इक्वल टू मनुस्मृति का RSS भगाओ, संविधान बचाओ। और उसके बाद में आजादी की तीसरी लड़ाई है, सभी लोग उतर जाओ। और जो लोग बीजेपी के अंदर में MP MLA बने, अरे भाई साहब हराम खोरो, तुम संविधान से बने हो। और ये संविधान जो है, ये संविधान की वजह से आप लोगों की प्रगति हुई है। और आज जो मनुस्मृति के लिए खड़े, वोटिंग के लिए भी आता है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बैकवर्ड अपने गांव में बोर्ड लगाइए, जो संविधान विरोधी है वो देशद्रोही है। और उसके बाद में देशद्रोही लोगों ने हमें वोटिंग मांगने के लिए नहीं आना है, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। और उसके बाद में मेरा स्लोगन है कि उसके बाद में बोलता हूं, UPM इज इक्वल टू मनुस्मृति इज इक्वल टू RSS भगाओ, संविधान। अभी ये आखिरी लड़ाई है, अभी से अपना थोड़ा सा मेहनत करो। और पॉलिटिकल लोगों को बोलना चाहता हूं, पॉलिटिक्स से नहीं भाई साहब, ये हराम का पैसा कमाने का धंधा हो गया। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, MP MLA, मैं अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, इनके पास 25-25 आमदार खासदार का पेंशन है, लेकिन देखिए 100 जनरेशन बैठ के खाएंगे, इतना पैसा है भाई साहब। लेकिन ED CBI इनकम टैक्स से डर दिखा के ये लोग उनको प्रेशराइज करते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई साहब इससे अच्छा है हम मिनिस्टर बनेंगे। और मिनिस्टर बनने के बाद में देखिए भाई साहब, इनको पैसा भी मिलता है और इनकी मन शांति भी होती है। और उसके बाद में देखिए इसका सबका चाचा मामा काका काकी सभी भारत में फैला हुआ है। और इनका जो दलाल है, ये दलाल जो है RSS है, और इनको आदत लगाई है, उनकी जो आदत है कि हमें शोषण करना है और हमारी माँ बहन की इज्जत लूटना है, वो भी इनको आदत लगी। अगर बात करें कि आप अकेले कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे, क्योंकि RSS बहुत बड़ी एक यूनिट है, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप अकेले? देखिए भाई साहब, मेरे को डेयरिंग जो मिला है, मेरे साथ शिवाजी महाराज है, मेरे साथ आतंकवादी है, मेरे साथ देशद्रोही लोग हैं। आतंकवादी हैं? तो बहुत बड़ी बात कह दी आप। हाँ, हमारे मुस्लिम भाई को ये आतंकवादी कहते हैं भाई साहब, जिन्होंने अपने खिलाफ तो जांच शुरू हो जाएगी। आपके खिलाफ तो जांच शुरू हो जाएगी, करने दो। आतंकवाद कह रहे हैं अपने, मैं मरने के लिए तैयार है भाई। मैंने प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस को बोला है मुझे फांसी दो, मैं 30 मिनट बात करूंगा, सही है क्या गलत है सोचो। और उसके बाद में मेरे साथ ये भीम सैनिक है,
तो मुझे कौन कौन हाथ लगाएगा? मैं आज भी आने के लिए चल तैयार हूँ। मैं अपने प्रेसिडेंट को भी, मेरी बहन है वो आदिवासी है, उनको भी रिक्वेस्ट किया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को भी रिक्वेस्ट किया है, मुझे फांसी दो। मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या गलत है? ईवीएम इज इक्वल टू मनुस्मृति, मनुस्मृति इज इक्वल टू आरएसएस, आरएसएस भगाओ, देश बताओ। और मैं तीसरे आजादी की लड़ाई के लड़ रहा हूँ, मेरे प्राण की भी चली गई तो भी चलेगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरे साथ सभी लोग हैं अभी 90%, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। बात करें कि जिस तरीके से विपक्ष सामने है, लेकिन विपक्ष इतनी मजबूती से सामने नहीं आ रहा है, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या आप इन लोगों को सपोर्ट करने की बजाय अलग अपनी मुहिम चला रहे हैं? आपको नहीं लगता इन लोगों की सपोर्ट करना चाहिए आपको? देखिए भाई साहब, ये आखिरी लड़ाई है। अभी लड़ाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे जीतना है। वो ये इंडिया गवर्नमेंट है, उसके बाद में इंडिया की जो अलायंस बनी हुई है, अभी मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। जो भी आदमी बैकवर्ड क्लास का बीजेपी की तरफ से खड़ा है उसको वोटिंग करने का मतलब ही नहीं आता। उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से जो स्लीपर सेल के आदमी खड़े हैं उनको भी वोटिंग नहीं करना है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो 10-10, 15-15 पेंशन लेते हैं खासदार आमदार का, उनको भी वोटिंग नहीं करना है। और जो लोग हमारे जैसे लोग हैं, सोशल इसमें है, उनको वोटिंग करना है। और उसके बाद में देखिए भाई साहब, हमने कसम खाई है हम आज़ादी मिला के रहेंगे, मर जाएंगे 90% लोग, लेकिन इनका प्लान हम सक्सेस नहीं करे। भागवत आज भी मैं बताना चाहता हूँ आरएसएस वालों को, अरे हराम खोरो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतना साल हमें गुलाम बना के हमारे माँ बहन की इज्जत लूटा, उसके बाद में स्वातंत्र के बाद में वही आदत हमारे लोगों को लगाई है। देखिए पार्लियामेंट के अंदर में 200 क्रिमिनल बैठे हुए और उसका ठेकेदार आरएसएस है। भूल जाओ हमें गुलाम बनाने का, अभी मरेंगे मिटेंगे 10% लोग, लेकिन आपका प्लान सक्सेस नहीं होने देंगे। जय संविधान, जय भीम, जय जय शिवाजी। और ये आजादी की तीसरी क्रांति है। अभी मैं भागवत को भी चैलेंज करता हूँ, मेरा जन्म नागपुर का भी है, मैं आता हूँ रेशीम बाकर ग्राउंड पे, मेरे 3 क्वेश्चन का सवाल दे दे। एक तो भाई साहब, जो कहा ब्रह्मा पैदा हुआ है या कोई स्त्री होंगी वर्ल्ड के अंदर में जो भगवान को पैदा करते हैं मुंह से, छाती से और पैर से, और हम लोगों का शोषण करे? हराम खोरो, अभी भी आपको शर्म नहीं आती है? चलो लड़ाई लड़ेंगे अभी, लेकिन ये देखो आपकी हालत क्या होने वाली है। चाहे मुझे गोली से मार दो, कुछ भी मार दो, आज मेरे भाई ने मेरे सपोर्ट किया है, मैंने जो जागरूक की उसका अभी आउटपुट आना शुरू हो गया। अच्छा, जिस तरीके से आपने मुसलमानों को आतंकवाद कहा, आपको नहीं लगता कि आपने खुद एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है? मैंने आतंकवाद नहीं किया, ये लोग जिसको आतंकवाद कहते हैं उन्होंने प्राणों की आहुति दी स्वातंत्र मिलाने के लिए। मैं, मेरे भाई लोग हैं वो, इन लोगों ने क्या किया है बताइए? मुसलमान आपके भाई हैं? हाँ, उन्होंने अपने स्वातंत्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। लेकिन उसमें तो कुछ गलत काम भी करते हैं। ये गलत फहमी है, प्रेस मीडिया जो है बहुत बदमाश है। मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ, ये इंडियन प्रेस मीडिया है, अगर उसमें दम है तो मेरे को क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाइए। गोदी मीडिया, हाँ हिम्मत है तो मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूं उनको। ये इन लोगों ने, मैंने जो 4 आधार स्तंभ बोला है, कारपोरेटर सेक्टर, 2 आदमी को 2 आदमी बेच रहे, 2 आदमी खा रहे। उसके बाद में देखिए जुडिशनरी में 100%। बात करें जिस तरीके से आप मुद्दा लेके चल रहे हैं और आपने कई बातें रखी, आपने आपके निशाने पे आरएसएस है और आपने आरएसएस को कई अपने शब्दों में आलोचनाएं की, तो क्या लगता है कि खाली आलोचनाओं से और अकेले से ये मिशन आपका काम हो पाएगा? भाई साहब देखिए, बाबा साहब अकेले पैदा हुए, ज्योतिराव फुले अकेले पैदा हुए, शाहू महाराज अकेले पैदा हुए, बिरसा मुंडा का औलाद हूं मैं, जिनको पॉइजन से मारा गया है, जिसका जन्म हुआ है 26 नवंबर 1975 को, और उनको फांसी दी गई, जहर दे के मारा गया है। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ, अकेला मैं, और इसके बारे में मैंने मायावती को भी चैलेंज किया था, एक वीडियो बनाया, मैं वो भी आपको भेजना चाहता हूँ। मैंने उनको बोला था कि बहन जी, आपको जिताने के लिए आप नेतृत्व कर लीजिए, हम सब लोग आते हैं, बॉम्ब सेप आते हैं, भीम सैनिक आते हैं, और जितने भी हम बैकवर्ड के पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपको सपोर्ट, और मैं अकेला आपको प्राइम मिनिस्टर बना के दिखाता हूं और मैं आपको जीत के। लेकिन बहन जी, जो 1.5 महीना पहले बनाया था, आखिर वो सही हो गया है। अभी देखिए, आप सोच लीजिए, वोट ऑफ डिवाइडेशन नहीं होना दे रहे, जिसके एक MLA चुन के नहीं आता है और आवाज नहीं के लिए इलेक्शन आए, हुक्मरान बनना है, हुक्मरान बनना है। भाई साहब, कांशीराम हमने देखा दिन रात साइकिल से घूमते थे, और देखिए, और उसके बाद में इन्होंने ये कर दी। अगर उनको सपोर्ट मिलता, जिसको मेन बनाया उन्होंने, अगर ये कर देता, और उनके साथ एक पुष्प शुंगा है, वो उनके डर की वजह से पूरा चढ़वा खत्म कर दी। मुझे दुख होता है, लेकिन मैंने अभी कांशीराम जी ने बोला था कि ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको गोली और लाठी भी खाने पड़ती थे, मैं तो अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ हूँ। अभी भी वक्त है। मायावती जी मेरी बहन, अभी भी आ जाओ इंडिया गवर्नमेंट में, आपको प्राइम मिनिस्टर के, मैं मर मिटने के लिए पूरे इंडिया के अंदर घूमने के लिए तैयार हूँ, अभी भी बता रहा हूँ मैं। और मैं बाबा साहब का ये जो है सपना,
पूरा करके दूंगा और मैं आजादी की तीसरी लड़ाई जीत के दूंगा अकेला मैं। मायावती को क्या लगता है आपको, मायावती किसकी सपोर्ट में है? क्योंकि अभी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन किसी पार्टी से गठबंधन की बात सामने नहीं आई है। भाई साहब देखिए, विधानसभा में पहले 19 में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था कि समाजवादी पार्टी, देखिए उनके 10 MP चुन के आए, समाजवादी पार्टी के 5 MP चुन के आए। अभी देखिए जिनका परसेंटेज यूपी के अंदर में कितना परसेंटेज है, 20 से 22% होगा। अभी उनका परसेंटेज यहाँ था तो उनको 10 सीट मिल गई, 10 सीट मिल गई और इनको और 5 सीट उनको। इसका मतलब क्या है, आपको बहुजनों ने SC ST ओबीसी के लोगों ने सपोर्ट किया, जब भी तो आपकी 10 सीट आ गई। लेकिन देखिए भाई साहब, जैसे उनकी 10 सीट आ गई उन्होंने युति तोड़ दी और विधानसभा में देखिए इनकी एक भी सीट चुन के नहीं आई है। तो अभी क्या है, इनको कितने खादा चुन के लोगों ने सोचना है, ये वोट ऑफ डिवाइडेशन का काम कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, आ जाओ आप, मैं आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं और मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बोला है और मैं आपके लिए पूरा भारत अपने पैसे से घूमने के लिए तैयार हूं और मैं जो कुछ बोल रहा हूं अभी भी सोचो बहन मायावती जी, अभी भी वक्त नहीं गया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आदमी दबंग आदमी किसी भी इस पे 10 पेंशन लेता है आमदार खासदार, उसको चुन के देना नहीं, वो हमारा आदमी है। और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से अगर स्लीपर सेल है और उसमें भी दबंग लोग हैं, उनको भी नहीं देना है। अभी हमको ये पूरा फिल्टर करना है। समाजवादी पार्टी जो मायावती जी तो सुनने में आ रहा है कि पैसे लेके टिकट देती हैं, काफी उनकी जो है चर्चा रही इस बात की। आप देख लीजिए भाई साहब, अभी आप जो स्टेट में रहते हो वो स्टेट में आप देखोगे, मैं उन लोगों को पहचानता नहीं, लेकिन उनका जो पॉलिटिक्स है मैंने देख लिया है। वो पॉलिटिक्स जो है ओनली सिर्फ जब इलेक्शन आता है तब उनके लोग निकलते हैं और क्या कहते हैं, मायावती। देखिए इंसान अच्छा या बुरा उसका विचार आचरण से होता है। मैं मानता हूँ मायावती जी ने काम किया, लेकिन उसके बाद में हमारी जो सोशल चळवळ थी वो पूरी खत्म कर दी। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर निकलने से कुछ होने वाला है? और जिनको देखिए एक MLA चुन के नहीं आ सकते, तो अकेले के बल के ऊपर क्या चुन के आएंगे? उनका परसेंटेज 12-13% बचा हुआ है आज, बताइए साहब। और ये वोट ऑफ डिवाइडेशन कर रहे, ये मुस्लिम लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं वो भी होशियार हो गया अभी, क्योंकि आज़ादी की तीसरी लड़ाई हम SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों ने लड़ी हुई है। तो ये थे हमारे साथ पूना से आए पराचा जी के समर्थक, जिन्होंने अपनी विचार रखे और उन्होंने बताया कि RSS क्या कर रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष जो हैं मायावती, वो क्या कर रही हैं। इनका कहना है कि अगर सब मिलकर एक साथ आ जाएं तो हम इस मनुवादी सोच को सही रास्ते पर ला सकते हैं। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?